ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर राबिया ज़ाहिद, lecturer, Islamic University of Bahawalpur in Department of Eastern Medicine, and I am a PhD scholar of Government College University, Faisalabad. And I am very thankful to Dr. Muhammad Akram, Chairman, Department of Eastern Medicine, Government College University, Faisalabad, to manage and to continue very with very stability this series of webinars that is very knowledgeable for all the community of medicine. The topic of today's webinar is research techniques, variable research techniques using different softwares in research methodologies. So the technique which I am going to discuss here is artificial neural networking. अपना जो मीडियम है वो चेंज करूँगी ताकि सब लोग इज़िली अंडरस्टैंड कर सकें। आर्टिफ़िशियल न्यूरल नेटवर्किंग बेसिकली एक ऐसी टेक्नीक है रिसर्च के लिए कि जिसमें हम जैसे एक आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जैसे आपका नाम से ही आप देख सकते हैं न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल मीन्स ब्रेन, जैसे आपका ब्रेन किसी चीज़ को एनालाइज़ करता है ना, इस तरह से सॉफ्टवेयर मौजूद है जो एनालाइज़ करता है उन वैल्यूज़ को या उन सैंपल्स को जो जिनको आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे होते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट में। इसके लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, टेक्नीक का नाम है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्किंग, और इसके लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं दैट इज़ मैटलैब सॉफ्टवेयर, मैटलैब MATLAB मैटलैब सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम एक मॉडल डिज़ाइन करते हैं। बेसिकली ये मॉडल जो है इसकी 3 लेयर्स होती हैं हमारे पास। इस फर्स्ट लेयर होती है, सेकंड होती है और थर्ड लेयर होती है। इसमें जो सेकंड लेयर है दैट इज़ हिडन लेयर, वो लेयर जो है उसको हम हिडन कंसीडर करते हैं। फर्स्ट लेयर जो है वो इनपुट होता है, जिसमें हम अपनी वैल्यूज़, अपने फैक्टर्स, अपने वेरिएबल्स ऐड करते हैं, और जो थर्ड लेयर होती है वो आउटपुट होती है जो आपको रिज़ल्ट देती है, जो रिज़ल्ट शो करती है। इसमें इसका पर्पज़ आपको बताती चलूँ। सपोज़ यू आर परफॉर्मिंग एन इन विट्रो स्टडी। आपने कोई स्टडी डिज़ाइन की है, किसी भी एक्सपेरिमेंट को ले लें, लाइक जैसे मैंने अपने थीसिस पीएचडी की थीसिस में किया है, तो मैंने ऐसे किया है कि मेरी इन विट्रो स्टडीज़ जो थी वो गाउट और हाइपरयूरिसीमिया से रिलेटेड थी। लाइक ज़ैंथीन ऑक्सीडेज़ सॉरी, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज़ इन्हिबिशन की एक एंजाइम इन्हिबिशन एक्टिविटी जो है वो मैंने परफॉर्म की है फॉर कंट्रोलिंग द हाइपरयूरिसीमिया। इसकी मैंने जब इन विट्रो एंजाइम इन्हिबिशन को देखा लैब में परफॉर्म करके, और सपोज़ आई एम नॉट गोइंग टू परफॉर्म द इन विवो स्टडी, तो मैं अगर उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं कर सकती या मेरे पास उस वक़्त अवेलेबिलिटी नहीं है इन केस, तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं एक नेटवर्क डेवलप करूँ, एक मॉडल डेवलप करूँगी जिसमें मैं इस चीज़ को एनालाइज़ करूँगी कि अगर मेरे इन विट्रो के रिज़ल्ट्स ये हैं, यानी अगर मेरी इन विट्रो एक्टिविटी ने ये प्रूव किया है कि ज़ैंथीन ऑक्सीडेज़ इन्हिबिशन के लिए ये वाला मेरा जो प्लांट एक्सट्रैक्ट है या टेस्ट सैंपल है, वो ऐसे इतनी इन्हिबिशन दे रहा है और उसके रिजल्ट्स ये आए हैं, तो अगर हम इसको इन विवो मॉडल में लेकर जाते, तो फिर इसने हाइपरयूरिसीमिया को कैसे और कितना कंट्रोल करना था और किन-किन फैक्टर्स को इसने टारगेट करना था। इसके लिए हम एक आर्टिफिशियल नेटवर्क बनाते हैं और एक मॉडल डिज़ाइन करते हैं, ये भी प्रेडिक्टेड होता है, लेकिन ये आपको फर्दर जो एक्सपेरिमेंटेशन है उसके लिए एक मॉडल बना के दे देता है। लाइक अब मैं इस मॉडल में जैसे इनपुट दूँगी, जैसे इनपुट लेयर मैंने आपको बताया हमारे पास 3 लेयर्स हैं। इनपुट लेयर में मैं ऐड करती हूँ कि मैंने क्या-क्या चीज़ें यूटिलाइज़ करनी थी इन विवो मॉडल में। अ, एनिमल है, उसके अलावा स्टैंडर्ड ड्रग है, उसके अलावा जो मेरी टेस्ट ड्रग है, फिर बाकी अगर उसमें जैसे हाइपरयूरिसीमिया के लिए आप एक्टिविटी कर रहे हो, तो आपको पता है कि उसमें पहले आप हाइपरयूरिसीमिया इंड्यूस करते हैं, उसके लिए जो चीज़ें आपको ज़रूरत होती हैं एलोप्यूरिनोल वगैरह आप वो ऐड करते हो इसमें, और जो आपकी इंडक्शन है उसके सारे पैरामीटर्स या जो रिक्वायर्ड उसकी आपकी ड्रग्स हैं वो आप कोई भी मेथड जो है टैली का स्टैंडर्ड मेथड, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो आप इसकी इनपुट वैल्यू में दे देंगे। उसके बाद आप इसको रन करेंगे। जब आप मैटलैब सॉफ्टवेयर पे अपनी वैल्यूज़ इनपुट करने के बाद रन करते हैं,
तो ये उसको हिडन वैल्यूज़ में स्ट्राइक करता है। हिडन जो लेयर है उसमें जब ये स्ट्राइक करेगा, तो ये सारे फैक्टर्स एक-दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे। लाइक जो ड्रग आपने दी है टू इंड्यूस हाइपरयूरिसीमिया, वो इंटरैक्ट करेगी उसके एक्सपोज़ मॉडल है ना, तो हम कहते हैं कि वो इंटरैक्ट करती है जाके आपके जो है ब्लड से आप उसको डिटेक्ट करना चाहते हैं वापस हाइपरयूरिसीमिया को, तो उसका इंटरैक्शन किसके साथ होना है, आपके सीरम के साथ होना है, आपके ब्लड में वो किस तरह से इस कॉन्सिक्वेंस को दिखाएगी कि यूरिसीमिया रेज़ हो रहा है यूरिसीमिया मतलब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। पहले तो वो ये इंटरैक्शन शो करेगी, फिर उसी लेयर हिडन लेयर में ही होगा कि अगर ये इंटरैक्शन हुआ है, तो फिर आपकी ड्रग ने इसको कैसे रिड्यूस किया है, इसका एंटी हाइपरयूरिसीमिक इफेक्ट आपकी ड्रग ने कैसे किया है। इसके लिए वो उस हिडन लेयर के अंदर सारी स्ट्राइकिंग्स करेगा और आउटपुट लेयर में फिर आपको एक वैल्यू जो है वो देगा, जिसमें वो आपको शो करेगा कि ये हाइपरयूरिसीमिया करेगा भी या नहीं सॉरी एंटी हाइपरयूरिसीमिया की वैल्यूज़ जो है वो शो करेगा भी या नहीं। हो सकता है कि आप जिस प्लांट को टेस्ट करने जा रहे हो, वो करे ही ना। वो हाइपरयूरिसीमिया को कंट्रोल करे ही ना। हमारे पास तो इस चीज़ का एविडेंस नहीं है। सो हम परफ़ॉर्म करने से पहले एक सपोज़ मॉडल पे काम कर लेते हैं, जिससे हमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि हमारे कौन-कौन से फैक्टर्स इसको अफ़ेक्ट कर सकते हैं। अ, हमारे जो भी सिलेक्टेड पैरामीटर्स हैं, वो किस-किस फैक्टर के साथ रिएक्ट करेंगे या उसके लिए हमें कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं, उनको अंडर कंसिडरेशन रखना चाहिए अपने रिज़ल्ट जनरेट करने के लिए। वो मॉडल आपको सारी डिटेल्स दे देगा। कि आप किस चीज़ की, किस फैक्टर की क्या वैल्यूज़ जो हैं, वो कंसीडर करेंगे, तो वो आपके रिज़ल्ट को किस तरह से अफ़ेक्ट करेंगी। ये आपको 3 लेयर्स के अंदर एक मॉडल डिज़ाइन करके देता है। आई एम सॉरी कि मेरे पास इस वक़्त लैपटॉप अवेलेबल नहीं है कि मैं आपको स्क्रीन पे ये दिखा सकती मेरा और ये दिखा भी इसलिए नहीं सकती क्योंकि अभी मेरा पीएचडी का थीसिस जो है वो ज़ाहिर है जब फाइनली हो चुका होता है एक्सेप्टेड और पेपर आपके पब्लिश्ड होते हैं, आप उसके बाद ही अपने रिज़ल्ट शेयर कर सकते हैं। तो आई विश कि जब ये हो जाएगा इंशाल्लाह वेरी सून तो उसके बाद मैं आपको ये सारे मॉडल्स जो हैं वो दिखा दूँगी कि मैंने कैसे जनरेट किए हैं, मेरे थीसिस में मौजूद हैं। मेरे सुपरवाइज़र को और मेरे जो सुपरवाइज़र्स हैं, सुपरवाइज़र 1, 2 उन्होंने देखे भी हैं, उनके पास मेरे थीसिस मौजूद हैं। दे कैन सी दीज़ मॉडल्स कि ये कैसे काम कर रहे हैं और कैसे बने हुए हैं। और फिर इसी तरह आरएसएम जिसको मैं पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ कि उसके रन्स कैसे आते हैं, उसके टेबल्स कैसे बनते हैं, उसके 3D ग्राफ्स कैसे बनते हैं और इसका भी बड़ा खूबसूरत मॉडल बनता है। काम तो हो ही रहा होता है लेकिन जब ये मॉडल बन के आपके सामने आता है ना, तो ये आपको बड़ी-बड़ी एक अच्छी-सी खुशी देता है कि भई आई हैव सक्सेसफुली डन इट और जब यहाँ से मॉडल आपको ये चीज़ें बता देता है कि ये आप कर चुके हैं या ये इस तरह से हो जाएगा, फिर आपके लिए एक्सपेरिमेंटेशन कुछ भी नहीं रह जाती। आपने जस्ट वहाँ से वैल्यूज़ उठानी है, प्रैक्टिकली उनको पुट करना है, अपनी जो भी आपके सैंपल्स हैं, उनको उसी रेशो पे ऐड करना है और उसी सीक्वेंस पे आप देखते जाएँगे इनपुट वैल्यूज़, फिर हिडन लेयर की जो वैल्यूज़ हैं, फिर आपके आउटपुट वैल्यूज़ वो आई हैं या नहीं। मैंने जितना भी परफ़ॉर्म किया है, मेरी प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ के वेरी क्लोज़ रिज़ल्ट्स आए हैं और इस पे बड़ी खुशी भी होती है जब आप रिज़ल्ट जनरेट कर जाते हो और एक नई चीज़ पे आप काम कर रहे होते हैं। सो इट वाज़ वेरी नॉवेल टेक्नीक आप सबको भी इसका मशवरा दूँगी, ये थोड़ा-सा मुश्किल है, आर्टिफ़िशियल न्यूरल नेटवर्क्स पे काम करना, ये उसी तरह से काम कर रहा होता है जैसे हाँ, एक आप देखो कि एक न्यूरॉन अगर आप सॉरी न्यूरॉन जो है वो एक इम्पल्स जनरेट करता है, तो वो जाके आगे मल्टीपल न्यूरॉन्स के साथ स्ट्राइक करती है, वहाँ से फिर मज़ीद इम्पल्सेस जनरेट होती हैं, जो मज़ीद स्कैटर होती चली जाती हैं, यहाँ तक कि वो रिफ्लेक्स आर्क कंप्लीट होती है और फाइनली हम रिस्पॉन्स क्रिएट कर पाते हैं अपने इफेक्टर्स के थ्रू। तो उसी जैसे आपका ब्रेन काम कर रहा होता है नर्वस सिस्टम जैसे काम करता है, उसी को एक आइडियल बना के तो ये टेक्नीक डेवलप की गई है। सिमिलरली जब आप इनपुट देते हैं, वो स्ट्राइक करता है जाके वेरिएबल आपके जो फैक्टर्स हैं उनके साथ और फिर वो फर्दर ये स्ट्राइकिंग बढ़ती जाती है एक से दूसरी लेयर में और फिर फाइनली वो एक रिस्पॉन्स डेवलप करता है आउटपुट लेयर के अंदर। सो दीज़ टेक्निक्स आर वेरी यूज़फुल, वेरी हेल्पफुल अगर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्किंग मुश्किल लगती भी है तो एट लीस्ट रिस्पॉन्स सरफेस मेथोडोलॉजी को ज़रूर यूज़ करें। सब लोग, सारे रिसर्चर्स आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। मुझे
थोड़ी-सी दिक्कत इसलिए फ़ेस करनी पड़ी कि शायद पहले किसी ने ये काम हमारे यहाँ प्रैक्टिकली मैंने देखा नहीं कि कोई ना प्रैक्टिकली इसमें मुझे हेल्प मिल जाती, फिर मुझे सीखनी पड़ी सारी चीज़ें, लेकिन जब मैं ये कर गुज़री, तो मुझे बहुत आसान लगा, प्रैक्टिकल परफ़ॉर्मेंस बहुत आसान लगी क्योंकि सारी चीज़ें आप समझ लें कि जैसे एक वो हम करते हैं ना, जब हम छोटे होते हैं तो हम लिखाई शुरू करते हैं, तो पहले एक वो आया करती थी कॉपी, जिस पे वो नुक्ते बने हुए होते थे। अलिफ के छोटे-छोटे वो नुक्ते से बने होते थे, फिर हम उसके ऊपर लिखते थे। फिर बे के फिर फाइनली हम सीख जाते थे लिखना। तो ये समझ लें कि ये आपको ना वो नुक्तों वाली सारी वो मेथोडोलॉजी दे देता है। बस आपने उसके ऊपर पेंसिल फेरनी होती है। तो ये बड़ा आसान रहता है, ये आपको बड़ा हेल्प करते हैं, चीज़ों को आपके लिए आसान बना लेते हैं। सारी वैल्यूज़ पहले से आपके पास होती हैं और आपने जस्ट उनको प्रैक्टिकली मिक्स करना है चीज़ों को उन्हीं कंसंट्रेशंस में और रिज़ल्ट जनरेट करते जाना है। इट्स वेरी ईज़ी, वेरी हेल्पफुल। अगर किसी को मज़ीद इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है या परफ़ॉर्म करने के लिए किसी को ज़ाहिर है मेहनत आप लोगों को भी करनी पड़ेगी, मुझे भी बहुत टाइम लगा ये सीखने में। क्योंकि सॉफ्टवेयर्स हैं तो हम मेडिकल फ़ील्ड के लोगों को ज़रा इस साइड पे ज़रा हमारा कम ही वो होता है, लेकिन ज़ीरो से बेस से शुरू करना पड़ेगा। पहले आपको वेरिएबल समझने पड़ेंगे, फैक्टर समझने पड़ेंगे, फिर ये सारी चीज़ें, लेकिन नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। और एक्चुअली हमें अब मैनुअल से हट जाना चाहिए, हमें इन चीज़ों पे आ जाना चाहिए क्योंकि इनोवेशन के लिए और नोवेलिटी के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर ये आपके पेपर को बहुत वर्थ देती हैं, जब ये चीज़ें आप पेपर में ऐड करते हो। तो ये एक नई टेक्नीक्स हैं, फिर आपको भी आसानी देती हैं। सो अगर फर्दर किसी को इनके बारे में कुछ भी जानना हो तो वो मुझे कंसल्ट कर सकते हैं विद द काइंड परमिशन ऑफ डॉक्टर मोहम्मद अकरम।